नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य इस श्रृंखला को लेकर के आधुनिक साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज बात करेंगे प्रयोगवादी कविता की भाव एवं शिल्पजन्य प्रवृत्तियां। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में छायावाद के पश्चात जब प्रगतिवाद आया तो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप, दोनों के प्रति एक विरोध का भाव रखते हुए नए प्रयोग लेकर के कविता के क्षेत्र में प्रस्तुत हुआ और तार सप्तक के रूप में अज्ञेय 1943 में सप्त कवियों को लेकर के उपस्थित हुए और वे सातों ही कवियों के लिए कहा गया कि ये राहों के अन्वेषी हैं। ये किसी एक मंजिल, किसी एक राह पर नहीं पहुंचे हुए हैं, किसी एक वाद का समर्थन करने वाले नहीं हैं। अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले राहों के अन्वेषी कवि हैं और जिनका जो प्रयोग के माध्यम से कविता में अपने भावों की प्रस्तुति करते हैं। तो इस तरह से प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के समकक्ष, प्रगतिवाद की मार्क्सवादी विचारधारा के विरोध स्वरूप, छायावादी कविता की वायवीयता, काल्पनिकता, उनकी लाक्षणिकता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई। और इस प्रयोगवादी कविता पर पश्चिम का अधिक प्रभाव रहा। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का, इलियट का प्रभाव रहा, उस पर एजरा पाउंड का प्रभाव रहा। तो अनेक पश्चिमी समीक्षा शास्त्रियों का कविताओं का प्रभाव प्रयोगवादी कविता पर रहा और इसलिए इन पर ये भी आरोप लगाया गया कि प्रयोगवादी कविता पश्चिम की जूठन है। तो पिछले व्याख्यान में हमने प्रयोगवाद से क्या अभिप्राय है, प्रयोगवादी कवि कौन कौन से हैं और उनकी कविता के विषय में क्या उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, इन सब पर चर्चा हमने की थी। तो आज का हमारा व्याख्यान रहेगा प्रयोगवादी कविता की भावजन्य विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं, उनकी क्या प्रवृत्तियां रही, उस पर चर्चा करेंगे। जहां प्रगतिवादी कविता विषय वस्तु पर केंद्रित थी, जिसका मूल उद्देश्य शोषितों का जो उत्पीड़न है, शोषकों द्वारा किया गया जो उत्पीड़न है, उसकी प्रस्तुति करना था, उनके प्रति सहानुभूति, करुणा का भाव दिखाना था। वहां कविता का विषय पर अधिक महत्व रहा, कलागत सौंदर्य पर कम रहा। प्रयोगवादी कविता भाव के संदर्भ में भी और शिल्प के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग लेकर के प्रस्तुत हुई। तो प्रयोगवादी कविता पूर्णतया व्यक्तित्व प्रधान कविता थी। अहमनिष्ठ वैयक्तिकता की प्रधानता उस कविता में थी और इनका मूल विषय रहा व्यक्तिगत मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना, और जिसमें इनकी वैयक्तिकता इतनी अधिक थी कि वह वैयक्तिकता आत्मविज्ञापन का स्वरूप बन गई। ऐसा लगता था कि कवि स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है, कविता न होकर के वो एक अहम का या वैयक्तिकता की इतनी अधिक प्रचुरता हो गई, इतनी अधिक प्रधानता हो गई कि वही विशेषता उसका दोष भी बन गई। जैसे हम देखते हैं नेमीचंद्र जैन की कविता, वे कहते हैं, ओ चीड़ के पेड़ मैं हूं मरुस्थल, मैदान जलता हुआ सा पड़ा है शिखर के चरण से बहुत दूर जलता सुलगता। तो इस तरह से अहमनिष्ठ व्यक्तित्व को अधिक बल दिया गया। ऐसे ही अज्ञेय, वे स्वयं को नदी के द्वीप कहते हैं। नदी स्रोतस्विनी जो है वो निरंतर प्रवाहित रहती है, वे आगे बढ़ती रहती है, पर जो व्यक्ति है उसकी स्थिति कैसी है, उस द्वीप की भांति, जो बहता नहीं है, जो किनारे रहता है। तो नदी के द्वीप कविता में अज्ञेय कहते हैं
किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। स्रोतस्विनी अर्थात नदी के, जो बह रही है, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होता है। तो द्वीप स्थिरता का प्रतीक है, द्वीप समर्पण का प्रतीक है। तो इसीलिए अज्ञेय कहते हैं कि हम सदैव द्वीप ही रहेंगे, हम स्रोतस्विनी की धारा में बहेंगे नहीं, क्योंकि बहना रेत होता है। रेत तो फिसल जाती है, रेत मुट्ठी में नहीं आती है, वो बह जाती है। तो हम वे बहेंगे नहीं, हम धारा नहीं है, हम तो नदी के द्वीप हैं। और इनका जो स्व था, जो अहमवाद था, जो व्यक्तिकता थी, वो इतनी अधिक प्रबल हो गई कि स्व के नशे में वे नियति को भी, भाग्य को भी चुनौती देते हैं। भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं, मैं छोड़ कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार। बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूं, सुन रही है तू, मैं खड़ा तुमको यहां ललकारता हूं। तो अहम का, स्व का इतना अधिक वर्चस्व हो गया कि कवि नियति पर, ईश्वर पर, भाग्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसके मन में कहीं आस्था टूटती हुई प्रतीत हो रही है, अनास्था का भाव चरण पर पहुंचता है, कुंठा जागृत होती है, घुटन का भाव होता है। और जब व्यक्ति आस्था को छोड़ करके अनास्था, कुंठा, घुटन की तरफ बढ़ता है, तो उसके मन में जो एक सर्वशक्ति है, उस शक्ति के प्रति, उस ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव जागृत होता है। इसीलिए भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं कि मैं छोड़ कर पूजा, कि पूजा जो है वो पराजय है, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार। विनत मतलब विनम्र होकर, झुक करके उसको स्वीकार कर लेना। तो प्रयोगवादी कवि परिस्थितियों के सामने, संघर्षों के आगे झुकता नहीं है, वे पराजय को स्वीकार नहीं करता है, अपितु नियति को भी चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। हिंदी के प्रतिष्ठित पहले प्रगतिशील आलोचक हुए शिवदान सिंह चौहान। उन्होंने प्रयोगवादी कविता की अहमनिष्ठ जो व्यक्तिवाद था, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि साधारणतया प्रयोगवादी कविताओं में एक दयनीय प्रकार की झुंझलाहट, खीज, कुंठा, किशोर औदात्य और हम भाव जो है प्रकट हुआ है, जो कवि के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का नहीं, खंडित करने का मार्ग है। महान कविता का जन्म सारे संसार को, समाज को, जीवन के प्रगतिशील आदर्शों और नैतिक भावनाओं को एक उद्दंड और छिछोरे बालक की तरह बिचकाने से नहीं होता। सामाजिक बंधनों के प्रति व्यक्तिवादी प्रतिवाद का यह तरीका स्वांग बनकर ही रह जाता है। तो इस तरह से वे छायावाद, प्रगतिवाद का समर्थन करते हुए और प्रयोगवादी कविता की आलोचना करते हुए, जो प्रयोगवादी कविता खीज को, कुंठा को, झुंझलाहट को, जीवन के संघर्षों के प्रति एक तिरस्कार के भाव को या उसके प्रति झुंझलाहट को व्यक्त करती है, तो परंतु ये कवि के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का नहीं, खंडित करने का मार्ग है। तो वो प्रयोगवादी कविता को खंडित भावों की कविता कहते हैं और नैतिक भावनाओं को एक उदंड और छिछोरे बालक की तरह बिचकने से आदर्शों की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तिवादी कविता ने सामाजिक बंधनों का विरोध किया, परंपराओं का विरोध किया और उनका ये विरोध ही उनका स्वांग बनकर के प्रस्तुत हुआ। तो इसीलिए जो नेमीचंद्र जैन थे, उन्होंने इसकी, शिवदान सिंह चौहान थे, उन्होंने इसकी आलोचना की।
इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी प्रयोगवादी कवि हैं अधिकांशतः मध्यम वर्ग से आए हैं, और मध्यम वर्ग की पीड़ा को, मध्यम वर्ग का जो एक संघर्षों से जूझना था, उसको उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। इसके विपरीत जब प्रगतिवादी कवि शोषितों की, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति का भाव प्रस्तुत करता है या उनकी यथार्थ का बोध प्रस्तुत करता है, तो वह उनके स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ नहीं है। उन्होंने स्वयं उस जीवन को नहीं जिया है, तो इसलिए उनकी कविता में कहीं एक यथार्थ बोध नहीं दिखाई देता। इसी तरह से छायावादी कविता भी एक कल्पना में, एक रोमानियत में जीवित रही, तो उसमें भी वे यथार्थ नहीं मिला। परंतु जो प्रयोगवादी कविता थी, ये मध्यम वर्ग के जो पीड़ा है, मध्यम वर्ग का जो त्रासदी है, उसको अभिव्यक्त करती है, क्योंकि उसे स्वयं उन्होंने भोगा है। तो उनका अनुभव किया हुआ, उनका भोगा हुआ यथार्थ ही कविता में प्रस्तुत हुआ। और ये कवि अपने परिवेश से, अपने पूरे वातावरण से आहत होते हैं। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं, बंधन है, या राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां बनी, उनसे ये मध्यम वर्गीय कवि आहत होते हैं और कहीं टूटने का भाव उनमें जागृत होता है। तब वे कहता है, मेरी भुजाएं टूट गई हैं, क्योंकि मैंने उनकी परिधि में मेघों को बांध लेना चाहा था। कवि असंभव को संभव बनाना चाह रहा था। कवि उन सब किलों को, उन सब बंधनों को तोड़ देना चाहता था, मेघों को बांध लेने की हिम्मत रखना चाहता था, पर मेरी भुजाएं टूट गई है। तो ये कहीं ना कहीं अपने परिवेश से, अपने वातावरण से एक अनास्था का, अविश्वास का, आहत होने का भाव प्रकट होता है। तो मध्य वर्गीय पीड़ा का बोध इन कविताओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और साथ ही जो आत्मभुक्त पीड़ा रही, जिस पीड़ा को उन्होंने स्वयं भोगा, उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से अभिव्यक्त करते हैं। कहीं कृत्रिमता नहीं है। अज्ञेय की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। कहते हैं ना, दुख आते हैं तो दुख भी हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। तो वही दुख जो है सबको मांझते हैं, सबकी परीक्षा भी लेते हैं और उन संघर्षों का, उनका सामना करने की एक शक्ति भी प्रदान करते हैं और मनुष्य को सशक्त, सबल भी बनाते हैं। और व्यक्ति जब स्वयं उस दुखों से, उस पीड़ा से निकल चुका हो, तो वह दूसरों को भी उस पीड़ा से, उस दुख से मुक्ति का उपाय बताता है। तो उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। दुख सबको मांझता है और जिनको मांझता है उन्हें ये साथ में सीख भी दे जाता है कि वे सबको मुक्त रखें। इसी तरह से जो प्रयोगवादी कवि हैं, उनमें अनास्था का स्वर प्रबल है। सामाजिक परंपराओं के प्रति अनास्था, ईश्वर के प्रति अनास्था, धर्म के प्रति, नैतिकता के प्रति, सामाजिक मूल्यों से संबंधित जो हमारी परंपरागत धारणाएं थी, उन सब के प्रति एक अनास्था का स्वर प्रयोगवादी कविता में दिखाई देता है। क्योंकि प्रयोगवादी कवि अस्तित्ववाद का पक्षधर है और अस्तित्ववाद में इन सब मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो प्रयोगवादी कवि भी इन परंपरागत धारणाओं को अपनी कविताओं में अस्वीकृति प्रदान करता है। जैसे अशोक वाजपेयी कहते हैं, मेरे जन्म से पहले मर गई थी देवताओं की बूढ़ी दुनिया। तो जन्म से पहले मर गई थी देवताओं की बूढ़ी दुनिया, मतलब देवताओं के ऊपर वे पूरी तरह से अनास्था का भाव प्रकट कर रहे हैं, देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहते। और जो देवताओं
के पास जाते हैं या उनसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, तो वहीं प्रयोगवादी कवि इन सब के प्रति अनास्था का भाव प्रकट करते हैं। इसी तरह से प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती, जिन्होंने प्रयोगवादी कविता को समृद्धि प्रदान की, उनका सबसे प्रसिद्ध गीति नाट्य रहा अंधा युग, और उसमें वे ईश्वर के प्रति अनास्था के भाव को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिनको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। वंचक मतलब कपट करने वाला, छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला। कि जिसको तुम प्रभु कहते हो वो प्रभु भी मर्यादाओं को अपने ही हित में बदल लेता है। तो ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अनास्था का स्वर हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देता है। और अंधा युग में तो ये स्वर बड़ा जीवंत रूप में प्रकट हुआ है। वहां सभी मानव मूल्यों का एक विघटन होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं रामायण की जब कथा थी, राम का जब चरित्र प्रस्तुत होता है तो वे राम के चरित्र में पूरी एक आस्था का स्वर दिखाई देता है। वहां आदर्श की स्थापना है। पर जैसे जैसे महाभारत की ओर हम बढ़ते हैं तो महाभारत में जो आदर्श पूर्व में निर्धारित किए गए थे, जो मूल्य निर्धारित किए गए थे, उन सभी मूल्यों का विघटन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाभारत में अनेक परंपराएं टूटी हैं। युद्ध के नियमों का उल्लंघन होता है। रात्रि में सोते हुए ही वध कर दिया जाता है। द्रौपदी के पुत्रों का भी। अश्वत्थामा अकेले युद्ध के लिए जाता है और चक्रव्यूह में उसको घेर करके मार दिया जाता है। तो युद्ध की जो मर्यादाएं थी वो समाप्त हो रही थी, और उनको वर्तमान के संदर्भ में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोगवादी कवि देखता है, और वे देखता है कि मानव मूल्यों का किस तरह से समाज में विघटन हो रहा है। पूरी जो विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थितियां हैं, जिसने मनुष्य के भीतर कुंठा घुटन भर दी थी, और सबसे पहले अनास्था का भाव जागृत हुआ अपने मूल्यों के प्रति, आस्थाओं के प्रति, और इसी अनास्था से कुंठा का जन्म हुआ, और यही कुंठा फिर घुटन के रूप में परिवर्तित होती चली गई। और यही घुटन, यही कुंठाएं, इन्हीं दीवारों में बंदी मनुष्य जो है वो कैसे पछताता है, कैसे वे घुटता रहता है। इस भाव को, उसकी घुटन को प्रयोगवादी कवि अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। धर्मवीर भारती स्पष्ट कहते हैं, अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूं। तो ये घुटन केवल कवि की नहीं है, ये घुटन उस समय के परिवेश के प्रत्येक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की घुटन है, जो अपनी परंपराओं से बंधा हुआ होने के कारण, जो आस्थाओं से बंधा होने के कारण पूरी तरह से अनास्था से भी नहीं जुड़ पा रहा है, परंतु अपने भीतर ही भीतर वह घुटन का अनुभव करता चला जाता है। उसके अंदर कुंठाएं जागृत होती चली जाती हैं, और वे अपने आप को इन कुंठाओं की दीवारों में बंदी हुआ अनुभव करता है। इसी तरह से जो प्रगतिवादी कविता थी वो साम्यवाद से प्रभावित थी। वहां समष्टि को महत्व था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध आया और उसमें जिस तरह से मानव का हनन हुआ, मानवीयता का हनन हुआ, मानव को तुच्छ मात्र समझा गया। नागासाकी हिरोशिमा का जो परमाणु विस्फोट हुआ जिससे पूरा जापान समाप्त हो गया, तो ऐसे में मनुष्य को अपने अस्तित्व को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर के अनेक प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो लघु मानव का भी अपना एक पहचान है, उसकी भी प्रतिष्ठा है। तो इस लघु मानव की शक्ति का, उसके सामर्थ्य का बोध तथा उसकी शक्ति पर गौरव और विश्वास की भावना की अभिव्यक्ति हमें
प्रयोगवादी कविता में दिखाई देती है। समष्टि के बीच में भी व्यक्ति का महत्व है। अज्ञे की एक बूंद हम कविता दिखते हैं। बूंद जो व्यक्ति का प्रतीक है और सागर जो समष्टि का प्रतीक है। तो किस तरह से व्यष्टि समष्टि में जाकर समाहित हो जाती है, पर व्यष्टि की भी अपनी एक सत्ता है, इयत्ता है। तो इस लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का, इस लघु मानव की भी एक समाज में पहचान है। इस अस्मिता को पहचानने का, समाज के सामने रखने का महत्वपूर्ण कार्य प्रयोगवादी कवियों द्वारा किया गया। और शांति स्वरूप गुप्त जो प्रसिद्ध आलोचक रहे, उन्होंने इस लघु मानव की धारणा को प्रयोगवादी कविता में देखते हुए कहा कि प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की एक ऐसी धारणा को स्थान मिला है जो इतिहास को एक अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता की ओर इंगित करती है। क्योंकि इससे पूर्व मानव की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो ये एक इतिहास के संदर्भ में एक अप्रत्याशित मोड़ है। इंगित मतलब संकेत करती है कि ये जो इसके पश्चात हम देखते हैं मानवतावादी धारणा को अधिक बल मिलता है। छायावादी कविता भी मानवतावाद की ओर बढ़ती है। हम निराला की कविता देखते हैं, पंत की कविता देखते हैं, प्रसाद की देखते हैं, वे भी मानवतावाद की ओर बढ़ते हैं। और प्रयोगवादी कवि भी लघु मानव की जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसका बोध कराती है। तो ये जो कविता है, ये इतिहास को एक अप्रत्याशित मोड़ देने की सामर्थ्य रखती है। ऐसा शांति स्वरूप गुप्त जी का मत रहा। इसी तरह से लघु मानव की प्रतिष्ठा करते हुए धर्मवीर भारती ने लघु मानव को क्या कहा? रथ का टूटा पहिया, कि मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहिए का आश्रय ले ले। कि जिसको अभी तुम तुच्छ मान करके, लघु मान करके, एक उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हो, उसको एक फेंकने वाला भाव है। वही धर्मवीर भारती कहते हैं कि भले ही मैं रथ का टूटा पहिया हूं, भले ही अभी मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मुझे फेंको मत, मुझे उपेक्षित मत करो। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, इतिहास सदैव एक जैसा नहीं रहता, समय सापेक्ष होता है। तो उस समय वर्तमान के संदर्भ में इतिहास की स्थिति जो है वो बदल भी सकती है। तो ये क्या जाने सच्चाई टूटे पहिए का आश्रय ले, कि इतिहास को फिर इस व्यक्ति का, इस टूटे पहिए का आश्रय लेना पड़े। इसलिए लघु मानव को उपेक्षित मत करो। लघु मानव की भी अपनी एक पहचान है। और नई कविता के कवि आलोचक हुए डॉक्टर रामदर्श मिश्र, उन्होंने जो प्रयोगवादी कविता है उसके क्षण के महत्व को दृष्टि में रखते हुए उसकी समीक्षा की। क्योंकि प्रयोगवादी कविता में क्षण को महत्वपूर्ण माना गया। एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। कि आज की जो क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन की एक एक अनुभूति को, एक एक व्यथा को, एक एक सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना। ये क्षणवादी सोच है, ये क्षणवादी जीवन मूल्य है। तो इसके प्रति नकारात्मक दृष्टि ना हो करके स्वीकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। कि एक बूंद सहसा उछली, वो जो सहसा उछली है वो क्षणों को पकड़ लेने की बात है। कि एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण किस तरह से जीवन में परिवर्तन ले आता है उसकी ओर संकेत करता है। तो क्षणों को सत्य माना गया है। कि
क्षणों में ही हमारे जीवन की एक एक अनुभूति छुपी हुई है, एक एक व्यथा अथवा सुख छुपा हुआ है। तो उनको, उस सत्य को, उस अनुभूति को, उस व्यथा को जीवन की सघनता के रूप में स्वीकार करना, ये क्षणवादी कविता है। और इसी के लिए अज्ञेय कहते हैं, एक क्षण होने का, अस्तित्व का अजस्र, अद्वितीय क्षण होने के सत्य का, सत्य के साक्षात का, साक्षात के क्षण का, क्षण के अखंड पारावार का आज हम आचमन करते हैं। तो क्षण की कैसी इयत्ता है, क्षण का कैसा महत्व है, उसमें एक अजस्रता है, उसमें एक निरंतरता का भाव है। उस क्षण में जिस सत्य की अनुभूति हुई, जिस सत्य से साक्षात्कार हुआ, वह सत्य का क्षण ही अखंड पारावार के रूप में, अखंड समुद्र के रूप में हमारे पास है। और हम उसे, उसका आचमन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं जो प्रयोगवादी कविता है, वे बौद्धिकता का आग्रह लेकर के चली है, अति बौद्धिक है। वे वैज्ञानिकता के संदर्भ में, वे तर्क के बल पर किसी भी बात को, किसी भी घटना को देखती है। और उसमें रागात्मकता, भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया है। छायावादी कविता में रागात्मकता थी, वहां कल्पना की उड़ान थी, वहां एक कोमल कल्पना थी। इसलिए पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना गया, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को एक जीवंतता प्रदान करते हुए अपनी भावनाओं को, अपनी रागात्मकता को कविता के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की। परंतु प्रयोगवादी कविता छायावाद के विरोध में आई, उसकी रागात्मकता के विरुद्ध आई, तो इसमें बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया है। और जो प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती रहे, उन्होंने प्रयोगवादी कविता की बौद्धिकता के बारे में कहा कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। भावुकता में बौद्धिकता छुपी हुई थी। चाहे हम मध्यकालीन कविता देखते हैं या हम छायावादी कविता देखते हैं, उनमें रागात्मकता है, भावुकता है, पर बुद्धि तत्व बौद्धिकता है, पर वो भौतिकता, बुद्धिकता रागात्मकता के माध्यम से, उसके भीतर से प्रस्तुत होती है। पर जो प्रयोगवादी कविता है वे विपर्य है, उसमें विपरीत क्रम दिखाई देता है। यहाँ बौद्धिकता ऊपर है और बौद्धिकता के नीचे से कहीं रागात्मकता छुपी हुई है। तो इसीलिए धर्मवीर भारती कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, क्योंकि भावना से शून्य कविता नहीं हो सकती, पर किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लिखा हुआ है। और ये प्रश्न चिन्ह क्या है? बौद्धिकता। कि कविता केवल भावनाओं की प्रस्तुति नहीं है, वे तर्क पर, बौद्धिकता कर, बुद्धि के स्तर पर हर बात को, हर विषय को एक औचित्य के तर्क पर कस कर देखती है, उस पर परखती है। और इस बौद्धिकता के कारण प्रयोगवादी कविता कहीं कहीं अति यथार्थवादी भी हो गई है, कहीं कहीं नीरस शुष्क भी हो गई है। परंतु बौद्धिकता जो है वे इस कविता की एक विशेष पहचान भी रही है। बौद्धिकता का आग्रह इन प्रयोगवादी कवियों का रहा है। हम इन पंक्तियों से समझते हैं प्रयोगवादी कविता की बौद्धिकता को। राजेंद्र किशोर की कविता है कि अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दो, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में डाल दो, निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दो, संबोधनों के स्वर्ग को उपसंहरित कर दो।
तो ये कविता पूरी तरह से बौद्धिक हो गई है, जो पाठक को समझने के लिए एक क्लिष्टता प्रदान करती है, दुरूहता प्रदान करती है और पाठक उसमें उलझ करके रह जाता है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने बात की प्रयोगवादी कविता की कुछ प्रवृत्तियों को, भावजन्य प्रवृत्तियों को लेकर के। इनकी अन्य प्रवृत्तियों पर भी हम चर्चा करेंगे क्षणिक अल्प विराम के बाद। धन्यवाद।